नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की तमाम बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आज आपके साथ मैं हूं असीम मिश्रा। तो देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। भारत द्वारा 100 करोड़ टीके लगाने की उपलब्धि हासिल करने के ठीक एक दिन के बाद प्रधानमंत्री आज सुबह 10 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस बात की जानकारी ट्वीट के जरिए दी है। भारत ने 100 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। देश की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अंग्रेजी दैनिक अखबार में एक लेख भी लिखा है। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि चिंता से आश्वासन तक की यात्रा पूरी हो चुकी है और दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की बदौलत हमारा देश और भी मजबूत हुआ है। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि भारत ने टीकाकरण अभियान शुरू होने के लगभग 9 महीनों में ही 100 करोड़ खुराक देने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि कोविड से निपटने में ये एक जबरदस्त यात्रा रही। शुरुआत में किसी को भी वायरस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। हमारा सामना एक अज्ञात और अदृश्य दुश्मन से हुआ था जो कि तेजी से अपना रूप बदल रहा था। पीएम ने लिखा कि सभी हितधारकों का विश्वास अहम है। पीएम ने टीकाकरण में इस सफलता के लिए विश्वास को महत्वपूर्ण बताया। पीएम ने कहा कि अविश्वास और दहशत पैदा करने के प्रयासों के बावजूद लोगों ने टीके को विकसित किया और प्रक्रिया का पालन करके अभियान को सफल बनाया। कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे बड़ा हथियार कोविड वैक्सीन बनाकर और देश के नागरिकों को उसकी 100 करोड़ डोज लगाकर भारत ने इतिहास रच दिया है। देश ने यह इतिहास रचा है केवल 9 महीने के रिकॉर्ड समय में। कोरोना के खिलाफ 100 करोड़ टीकाकरण लक्ष्य प्राप्ति पर दुनिया भर से आई बधाइयों के लिए पीएम मोदी ने आभार व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने इजरायल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, मलावी के राष्ट्र प्रमुखों को ट्वीट कर धन्यवाद दिया। अमेरिका ने भी कोरोना महामारी से लड़ाई में भारत द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की है। कोरोना से लड़ाई में सहयोग और भागीदारी के लिए WHO की सराहना की गई है। WHO के महानिदेशक डॉक्टर गेब्रेयेसस के ट्वीट का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यह भारत के वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत का ही परिचायक है। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि टीकाकरण की ये उपलब्धि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास में भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। इस अहम सफलता के लिए भारत की सराहना की। इजरायल ने भारतीयों को अब तक 1 अरब से अधिक डोज लगाने संबंधी सफल कोरोना टीकाकरण अभियान का नेतृत्व करने वाले पीएम मोदी को बधाई दी और कहा कि ये जीवन रक्षक टीके वैश्विक महामारी को शिकस्त देने में हम सबकी मदद कर रहे हैं। वहीं भूटान ने कहा कि यह न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है। भूटान के लोगों की ओर से भारत को शुभकामनाएं। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने कहा कि आगे का रास्ता और सुरक्षित बने रहना सफल टीकाकरण पर निर्भर है। इस लक्ष्य को हासिल करने पर भारत को बधाई। राष्ट्रव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान को 279वें दिन गुरुवार को शाम 7 बजे तक 56 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी थी। कोविड महामारी के खिलाफ राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान इस वर्ष 16 जनवरी को शुरू हुआ था। पहले चरण में स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों को टीका लगाया गया। बाद में सरकार ने टीकाकरण अभियान के विस्तार का फैसला किया और 1 मई से 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को टीका लगाने का काम शुरू किया। पीएम मोदी ने खुद आगे आकर टीकाकरण अभियान की अगुवाई की और देश ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। पीएम ने इस उपलब्धि के लिए देश को बधाई देते हुए कहा कि 100 साल में सबसे बड़ी महामारी से निपटने के लिए देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन खुराक का मजबूत सुरक्षा कवच है। इस मौके पर दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा भी प्रदर्शित किया गया। ये खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा है। 4000 मीटर खादी के कपड़े से बना ये तिरंगा 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा है। इसका वजन तकरीबन 1.5 किलो के आसपास है। इस तिरंगे को 70 कलाकारों ने मिलकर 49 दिनों में बनाया है। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि इस उपलब्धि पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। दुनिया ने नहीं सोचा था कि भारत इसे हासिल कर सकता है। यह हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कोविन ने पूरी प्रक्रिया को व्यवस्थित और सुचारू बनाकर 100 करोड़ टीकाकरण प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कोविन प्लेटफॉर्म के प्रमुख और सीईओ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर RS शर्मा ने कहा कि दुनिया में ऐसा कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं है जो इतनी तेजी से आगे बढ़ा हो।
केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दिवाली से पहले बड़ी खुशखबरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक बड़े फैसले में महंगाई भत्ता 3% बढ़ाया है, जिससे केंद्र के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को फायदा होगा। 3% की इस बढ़ोतरी के साथ ही महंगाई भत्ता 28% से बढ़कर 31% हो गया है। महंगाई भत्ते की नई दर जुलाई 2021 से लागू होंगी। सरकार के इस फैसले से 47,14,000 केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 68,62,000 पेंशन भोगी को लाभ पहुंचेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को मंजूरी दे दी है। इसमें मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए इसकी शुरुआत, कार्यान्वयन, निगरानी और सहायक तंत्र के वास्ते संस्थागत कार्य संरचना शामिल है। गति शक्ति मास्टर प्लान के कार्यान्वयन ढांचे में सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह, नेटवर्क नियोजन समूह और आवश्यक तकनीकी क्षमता के साथ तकनीकी सहायता इकाई शामिल है। अनुराग ठाकुर ने बताया है कि अधिकार प्राप्त सचिवों के समूह का प्रमुख कैबिनेट सचिव होगा और इसमें सदस्य के रूप में 18 मंत्रालयों के सचिव होंगे। मंत्रिमंडलीय कमेटी में संबंधित बुनियादी ढांचा मंत्रालयों के नेटवर्क नियोजन प्रकोष्ठों के प्रमुखों वाले नेटवर्क नियोजन समूह के लिए संदर्भ की शर्तों, संयोजन और गठन को भी स्वीकृति दे दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के आपदा प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। इस मौके पर उनके साथ राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और राज्यसभा के सांसद अनिल बलूनी थे। गृह मंत्री ने देहरादून के जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर राहत और बचाव कार्यों का जायजा लेने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान अमित शाह के साथ राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, अनिल बलूनी, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद थे। हवाई सर्वे करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्य और केंद्र के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और उन्हें दिशा निर्देश भी दिए। अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने 24 घंटे पहले उत्तराखंड में आपदा को लेकर अलर्ट जारी कर दिया था, जिसका नतीजा ये रहा कि इस भीषण आपदा में कम से कम जान माल का नुकसान हुआ। साथ ही उन्होंने कहा कि आपदा के तत्काल बाद केंद्र और राज्य सरकार की सभी एजेंसियां सक्रिय हो गई थी। अमित शाह ने कहा कि आपदा के पहले दिन से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष तौर पर उत्तराखंड में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए केंद्र और राज्य के अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए थे। केंद्र सरकार ने आपदा राहत के लिए 250 करोड़ रुपए उत्तराखंड को दे दिए हैं। उत्तराखंड में आई आपदा के बाद रुद्रपुर में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पूरे राज्य में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का कार्य जारी है। धारचूला के दारमा घाटी और ब्यास घाटी में मौसम साफ होने के बाद वायुसेना के हेलीकॉप्टरों की मदद से फंसे यात्रियों को निकालने का काम जारी है। उत्तराखंड में वर्षा से संबंधित घटनाओं में मृतकों की संख्या बढ़कर 47 हो गई है, जबकि 5 लोग अब भी लापता हैं। राज्य में कुमायूं क्षेत्र पर बारिश का सबसे बड़ा असर पड़ा है। नैनीताल में सबसे अधिक 27 लोगों की मौत हुई है। सबसे अधिक मौत नैनीताल जिले में ही हुई है। वहीं मौसम विभाग ने केरल के 8 जिलों पथानमथिट्टा, कोट्टयम, इडुक्की, पालक्काड, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड और कन्नूर के लिए 25 अक्टूबर तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं बाकी जिलों तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, अलपुझा, एर्नाकुलम, त्रिशूर और कासरगोड जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। केरल में साथ ही मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की चेतावनी भी जारी की गई है। वहीं केरल में एक सप्ताह में बारिश से संबंधित घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़कर 42 तक पहुंच गई है। राष्ट्रपति ने कहा कि बिहार विधानसभा ने अपनी यात्रा के दौरान कई ऐतिहासिक बदलाव देखे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि देश की आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाए जाने के दौरान बिहार विधानसभा का शताब्दी समारोह मनाया जाना बहुत ही अहम है। वहीं कार्यक्रम में बोलते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पटना के बुद्ध स्मृति पार्क में विपश्यना केंद्र बनाया गया है। विपश्यना केंद्र में शामिल होने वाले इच्छुक अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकार की तरफ से 15 दिनों की छुट्टी दी जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में कहा है कि रक्षा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने और भारत को वैश्विक रक्षा आपूर्ति चेन का हिस्सा बनाने के मकसद से हमने 2024-25 तक एरोस्पेस और रक्षा सामान और सेवाओं में 35,000 करोड़ रुपए के निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारतीय सिविल सेवा 2020 में 20 सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों से केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मुलाकात की। इस मौके पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सभी सफल अभ्यर्थियों को देश की सर्वोच्च सेवा के लिए चुने जाने पर बधाई देते हुए कहा कि अब देश की बेटियों की संख्या भी सेवा में लगातार बढ़ती जा रही है। नौसेना के कमांडरों का 4 दिनों का सम्मेलन कल संपन्न हो गया। सम्मेलन के दौरान कमांडरों ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने संवाद किया। उन्होंने क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर तीनों सेनाओं में तालमेल के उपायों सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना सरकार को भरोसा दिलाया है कि राज्य में पर्यटन के विकास के लिए हर संभव सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अनेक मंदिरों और जोगुलंबा मंदिर समूह, गोलकोंडा किला, चार मीनार और कुतुब शाही गुंबदों को विकसित करने का फैसला लिया है। क्रूज ड्रग मामले में मुंबई की एनडीपीएस अदालत ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट समेत 8 लोगों की न्यायिक हिरासत 30 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी है। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने जमानत याचिका खारिज होने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बॉम्बे हाईकोर्ट आर्यन खान की जमानत याचिका पर 26 अक्टूबर को सुनवाई करने पर सहमत हुआ है। अभिनेता शाहरुख खान अपने बेटे आर्यन खान से मिलने आर्थर रोड जेल पहुंचे। कोरोना के बातचीत के दौरान पिता और बेटे के बीच शीशे की दीवार थी। दोनों ने इंटरकॉम पर बातचीत की। इस मुलाकात में जेल के अधिकारी भी मौजूद थे। एनसीबी ने क्रूज ड्रग मामले में अभिनेत्री अनन्या पांडे से करीब 2.25 घंटे तक पूछताछ की। अनन्या अपने अभिनेता पिता चंकी पांडे के साथ एनसीबी के दफ्तर पहुंची थी। अनन्या से शुक्रवार को भी पूछताछ होगी। निर्वाचन आयोग ने उपचुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के लिए आदर्श आचार संहिता के पालन को लेकर परामर्श जारी किया है। निर्वाचन आयोग द्वारा परामर्श में उपचुनावों से जुड़े किसी भी तरह के राजनीतिक आयोजन नहीं करने को कहा गया है। आयोग ने कहा है कि संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी आदर्श आचार संहिता और कोविड संबंधित दिशा निर्देशों के पालन का सुनिश्चित बनाएं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार के मंत्रियों का दौरा लगातार जारी है। इसी क्रम में पोत, परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने पहलगाम के 2 दिनों के दौरे के आखिरी दिन अचबल के उप जिला अस्पताल में 500 एलपीएम के ऑक्सीजन संयंत्र का उद्घाटन किया। वहीं केंद्रीय महिला एवं बाल विकास और आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू पारा महेंद्र भाई ने बारामूला जिले में रेजिमेंटल थेरेपी पर आयोजित एक सेमिनार की अध्यक्षता की। साथ ही उन्होंने हिजामा और वकम्पिंग थेरेपी कैंप का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने आयुष के महत्व पर भी प्रकाश डाला। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश भर में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की लेह से 21 अगस्त को शुरू हुई राष्ट्रीय साइकिल एकता रैली गुरुवार को साबरमती के गांधी आश्रम पहुंची। साथ ही ये रैली तिलक बाग भी पहुंची। वहीं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 12 अक्टूबर को महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले से शुरू हुई साइकिल रैली बुल्ढाना के मलकापुर से अपने अगले पड़ाव जलगांव के भुसावल के लिए रवाना हुई, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। वहीं सशस्त्र सीमा बल की साइकिल रैली गुरुवार को मध्य प्रदेश के धार पहुंची। धार में स्थानीय प्रशासन ने साइकिल रैली का स्वागत किया। ये रैली धार से राजगढ़ के लिए रवाना होगी। केंद्रीय ऊर्जा सचिव आलोक कुमार ने कहा है कि देश को मांग आपूर्ति का समीकरण बिगड़ने जैसे हालात से निपटने के लिए कोयला, गैस और तेल के रणनीतिक ईंधन भंडार रखने के बारे में विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें कोयला, गैस, तेल जैसे ईंधनों के करीब 1 महीने के रणनीतिक भंडार रखने के बारे में विचार शुरू करना चाहिए ताकि अर्थव्यवस्थाएं आपूर्ति में कमी की स्थिति से निपट सके। आवास और शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा है कि रियल एस्टेट क्षेत्र में कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के तहत अगले साल मार्च तक सभी शहरों में ऑनलाइन भवन अनुमति प्रणाली होगी। फिलहाल ये सुविधा 2500 शहरों में ही है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। गरीब को सस्ती दवाई मिले, गरीब को दवाई के बिना मरने की नौबत न आए, इसलिए पूरे देश में जन औषधि भंडारों का अभियान चलाया है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयां बाजार मूल्य से 90% तक की कम कीमत पर उपलब्ध हैं। जन औषधि का निशान है उच्च गुणवत्ता की पहचान। इसे देखकर ही दवाई खरीदें। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल ऐप जन औषधि सुगम को डाउनलोड करें या हमारे टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। और ब्रेक पर आपका फिर से स्वागत है। कुछ दूसरी अहम खबरें फटाफट अंदाज में।
गूगल ने कहा है कि वो 1 जनवरी 2022 से गूगल प्ले पर सदस्यता के लिए कमीशन को 30% से घटाकर 15% कर देगी। पूर्व में कंपनियों ने एप्पल और गूगल द्वारा ऐप स्टोर पर 30% कमीशन लेने की कड़ी आलोचना की है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 दिसंबर है। अब एसबीआई के योनो ऐप पर फ्री में आईटीआर फाइल कर सकते हैं। एसबीआई ने एक ट्वीट में इसकी जानकारी दी है। गूगल ने पिक्सल यूजर्स के लिए एक नया सब्सक्रिप्शन बंडल पिक्सल पास लॉन्च किया है। एप्पल अपने AR VR हेडसेट के लिए सबसे उन्नत चिप्स पर काम कर रहा है। हालांकि एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आईफोन निर्माता 2022 की चौथी तिमाही तक अपने आगामी हेडसेट के उत्पादन को शुरू नहीं करेगा। वीडियो स्ट्रीमिंग YouTube अपने लाइव शॉपिंग प्लेटफॉर्म के बड़े परीक्षण के लिए तैयार है, जिसकी योजना 15 नवंबर से शुरू होने वाले सप्ताह भर चलने वाले लाइव शॉपिंग इवेंट YouTube हॉलिडे स्ट्रीम एंड शॉप की मेजबानी करेगा। फेसबुक के स्वामित्व वाले इंस्टाग्राम ने डेस्कटॉप ब्राउजर से पोस्ट करने का परीक्षण किया, जिसके बाद अब यूजर्स अपने वेब प्लेटफॉर्म से पोस्ट कर सकेंगे। इलेक्ट्रिक कार निर्माता टेस्ला डिजाइन पेटेंट के उल्लंघन को लेकर हाइड्रोजन ट्रकिंग स्टार्टअप निकोला द्वारा एलन मस्क द्वारा संचालित कंपनी के खिलाफ $2 बिलियन के मुकदमे का सामना करना पड़ रहा है। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC ने अपने ग्राहकों के लिए पैन कार्ड जरूरी बताया है। LIC ने कहा कि PML के अनुसार 50,000 से ज्यादा की रकम के नकद भुगतान के लिए पैन नंबर जरूरी है। स्कॉटलैंड का T20 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन जारी है। टीम ने क्वालिफाइंग राउंड के ग्रुप बी के अपने तीसरे मुकाबले में ओमान को 8 विकेट से हराकर सुपर 12 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। स्कॉटलैंड की टीम पहली बार T20 वर्ल्ड कप के दूसरे दौर में पहुंची है। टीम को सुपर 12 में भारत के ग्रुप में जगह मिली है। ICC T20 वर्ल्ड कप में आज शारजाह में नामीबिया और आयरलैंड के बीच मुकाबला खेला जाएगा। यह मैच दोनों ही टीमों के लिए अहम जीत खोलेगी सुपर 12 में पहुंचने का रास्ता। नामीबिया और आयरलैंड दोनों को ही श्रीलंका के हाथों हार मिली, लेकिन दोनों ने नीदरलैंड्स को शिकस्त दी। ऐसे में दोनों ही टीमों की कोशिश रहेगी वो इस मैच में शानदार प्रदर्शन करें। आज होने वाले एक अन्य क्वालिफायर मुकाबले में श्रीलंका का सामना नीदरलैंड से होगा। श्रीलंका की टीम पहले ही सुपर 12 में अपनी जगह बना चुकी है। भारतीय स्टार बैडमिंटन PV सिंधु ने डेनमार्क ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला एकल में चौथी वरीयता प्राप्त सिंधु ने थाईलैंड की बुसान को कड़े संघर्ष में हराने में सफलता पाई। सिंधु ने मुकाबले को 1 घंटे 7 मिनट में 21-16, 12-21, 21-15 से अपने नाम कर अंतिम 8 में प्रवेश किया। पुरुष एकल में भारत को निराशा हाथ लगी है। भारत के श्रीकांत प्री क्वार्टर फाइनल में हारकर बाहर हो गए हैं। श्रीकांत को शीर्ष वरीयता प्राप्त जापान के क्वेंटो मोमाता ने हराने में सफलता पाई। गत चैंपियन भारत भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में होने वाले FIH जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप के पहले दिन 24 नवंबर को खिताब की रक्षा के अपने अभियान की शुरुआत फ्रांस के खिलाफ करेगा। चंडीगढ़ के एक होटल ने अपने ग्राहकों के लिए खास इंतजाम किया है। भारत पाकिस्तान मैच को पूरे लुत्फ के साथ देखने के लिए होटल ने एक बड़े प्रोजेक्टर स्क्रीन का इंतजाम किया है, जहां पर क्रिकेट प्रेमी लाइव क्रिकेट का आनंद ले सकेंगे। 24 अक्टूबर को है भारत और पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप का सुपरहिट मुकाबला। स्टार क्यू खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने कहा है कि खुशी होती है जब लोग इस खेल का लायनल मेसी मानते हैं। पिछले महीने पंकज आडवाणी ने दोहा में आयोजित IBSF 6 रेड स्नूकर विश्व कप का खिताब अपने नाम किया था। UAE में 2022 की शुरुआत में प्रतिष्ठित क्लब विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। फीफा क्लब विश्व कप में हर साल 7 क्लब हिस्सा लेते थे। हालांकि पिछले साल इसके फॉर्मेट में बदलाव किया गया है। अमेरिका ने 2027 के पुरुष रग्बी विश्व कप के आयोजन की दावेदारी पेश की है। अमेरिका ने 2027 में विश्व की मेजबानी नहीं मिलने की स्थिति में 2031 के पुरुष रग्बी विश्व कप के लिए भी दावेदारी पेश की है। अर्जेंटीना के टेनिस खिलाड़ी डिएगो स्वर्ट्जमैन ने एंटवर्प में खेले जा रहे यूरोपियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है, जहां अब उनकी भिड़ंत अमेरिका के ब्रैंडन नाकाशिमा से होगी। स्वर्ट्जमैन ने अंतिम 16 के मुकाबले में ब्रिटेन के एंडी मरे को 6-4, 7-6 से शिकस्त दी। वहीं दक्षिण अफ्रीका के लॉयड हैरिस भी प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं।
हैरिस ने जर्मनी के जैन लेनार्ड स्ट्रफ को 6-2, 6-3 से मात दी। क्वार्टर फाइनल में हैरिस का सामना अब मार्टन फुक्सोविक्स से होगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की पेरिस में हुई ऑनलाइन बैठक में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखे जाने पर फिर से मुहर लग गई है। FATF ने बताया कि पाकिस्तानी सरकार आतंकवाद के खिलाफ 34 सूत्रीय एजेंडे में से 4 को पूरा करने में विफल रही है। FATF ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधित आतंकवादियों के खिलाफ भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है, जिसके कारण उसे ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा। FATF ने तुर्की को भी ग्रे लिस्ट में रखा है। जॉर्डन और माली भी इसी निगरानी सूची में रखे गए हैं। वहीं मॉरिशस और बोत्सवाना को इस सूची से बाहर कर दिया गया। FATF के अध्यक्ष मार्कस प्लेयर ने कहा है कि भले ही आतंकी फंडिंग रोकने के संदर्भ में तुर्की ने कुछ प्रगति की है, लेकिन अभी भी गंभीर मुद्दे बने हुए हैं। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि 2017 के बाद से भारत के पास अधिक अक्षय ऊर्जा है और देश पूरी प्रतिबद्धता के साथ COP26 में जाएगा। COP26 का आयोजन 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक ब्रिटेन के ग्लासगो में होना है। फ्रांस में ओरेयर तूफान से बिजली की आपूर्ति और रेल यातायात प्रभावित हुआ है। आज फ्रांस के 2,50,000 घरों में बिजली नहीं थी। बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए लगभग 3,000 तकनीशियनों को तैनात किया गया है। देश के पूर्व में लगभग 15 क्षेत्र अब भी लोअर येलो अलर्ट पर हैं। नेपाल में मानसून की बारिश के बाद आई अचानक बाढ़ और भूस्खलन से 101 लोगों की जान चली गई है। सरकार ने यह भी कहा है कि आपदा के बाद से लगभग 41 लोग अभी भी लापता हैं। अधिकारियों ने आने वाले दिनों में देश में भारी बारिश की चेतावनी दी है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि दक्षिण सूडान में दशकों में आई सबसे भीषण बाढ़ से 7 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। देश भर में कम से कम 40 लोगों की मौत हो गई है। भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ ने पशुधन, खेत और घरों को नष्ट कर दिया है। दुनिया भर में अब तक 24 करोड़ 32 लाख से अधिक लोग कोविड से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि ठीक होने वालों की संख्या वैश्विक स्तर पर 22 करोड़ 4 लाख से ऊपर है। इस वायरस ने दुनिया भर में 49 लाख 45 हजार से अधिक लोगों की जान ले ली है। अमेरिका अब भी सबसे बुरी तरह से प्रभावित है। इसमें जहां मामलों की संख्या 4 करोड़ 61 लाख को पार कर गई है, जबकि मरने वालों की संख्या 7 लाख 53 हजार से ऊपर बनी हुई है। ब्रिटेन में कोविड के 52,009 नए मामलों का पता लगा है। इसके साथ ही संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 86,41,221 हो गई है। ब्रिटेन में 17 जुलाई के बाद कोरोना के मामलों की संख्या 50,000 से ऊपर गई है। ब्रिटेन और न्यूजीलैंड ने बुधवार को एक मुक्त व्यापार सौदे पर सैद्धांतिक रूप से समझौता किया है। इस समझौते के तहत ब्रिटेन व्यापक ट्रांस पैसिफिक व्यापार समझौते की सदस्यता हासिल करने के बहुत ही करीब पहुंच गया है। इस समझौते को ब्रिटेन के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। कुछ महीनों पहले ऐसा ही एक व्यापार समझौता ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया। ब्रेक्जिट के बाद बदली हुई परिस्थितियों में ब्रिटेन यूरोपीय संघ पर वाणिज्य के लिए निर्भर नहीं रहना चाहता है। फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण पुरस्कार 94वें ऑस्कर अवार्ड्स की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अकादमी अवार्ड्स में वही फिल्में शामिल हो सकती हैं जो 1 मार्च 2021 के बाद रिलीज हुई हैं। अवार्ड्स का आयोजन लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया के डॉल्बी थिएटर में 27 मार्च 2022 को किया जाएगा। इस बार भारत की ओर से इस अवार्ड में नॉमिनेट करने के लिए कुल 14 फिल्मों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। हाल ही में रिलीज हुई विक्की कौशल की फिल्म सरदार ऊधम से लेकर विद्या बालन की फिल्म शेरनी समेत तमिल फिल्म मंडेला, मलयालम फिल्म नाइटू भी शामिल हैं। टॉम हॉलैंड की फिल्म अनचार्टेड का ट्रेलर पूरी दुनिया में रिलीज हुआ। इस एक ट्रेलर में टॉम हॉलैंड नमस्ते इंडिया कहते हुए नजर आ रहे हैं। फिल्म अगले साल 18 फरवरी को रिलीज होगी। टॉम हॉलैंड ने जिस ट्रेलर को नमस्ते इंडिया कहते हुए यूट्यूब पर जारी किया है, उसमें उनके साथ मार्क वालमर्ग और एंटोनियो बैंड्रियास भी शामिल हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वे ने देश भर में 100 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा पूरा होने पर देश की 100 स्मारकों को तिरंगे की रोशनी से जगमग किया। इस मौके पर हैदराबाद के चार मीनार की छटा देखते ही बनती थी। तिरंगे में रोशन किए जा रहे 100 स्मारकों में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में दिल्ली का लाल किला भी शामिल रहा, जिस पर तिरंगे की रोशनी भारत की विजयी गाथा को और भी प्रदर्शित कर रही थी। टेलीविजन के मशहूर धार्मिक सीरियल रामायण में भगवान श्री राम के मित्र निषाद राज का किरदार निभाने वाले अभिनेता चंद्रकांत पांड्या का निधन हो गया है। चंद्रकांत के निधन के बारे में रामानंद सागर के सीरियल रामायण में देवी सीता की भूमिका में वो नजर आई थी। ठग सुकेश चंद्रशेखर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में
सुकेश चंद्रशेखर ने एक्ट्रेस व डांसर नोरा फतेही और जैकलिन फर्नांडिस को एक बड़ी लग्जरी कार गिफ्ट की थी। दोनों अभिनेत्रियों को बंगला गिफ्ट करने की तैयारी भी हो रही थी। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को अपने खिलाफ दायर मानहानि केस में बड़ा झटका लगा है। दरअसल कोर्ट ने कंगना की मजिस्ट्रेट बदलने की मांग को खारिज कर दिया है। अभिनेत्री ने बीते दिनों अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने केस स्थानांतरण याचिका दायर की थी। रोहित शेट्टी की सूर्यवंशी के मेकर्स ने अब एक नया गाना आइला रे आइला रिलीज किया है। सिम्बा और सिंघम के थीम ट्रैक से फिल्म को जोड़ने के लिए फिल्म में रणवीर सिंह और अजय देवगन कैमियो रोल में दिखाई देंगे। फिल्म 5 नवंबर को रिलीज होगी। अभिनेता इमरान हाशमी अपनी आगामी फिल्म डाई बुक द कर्स इज रियल की रिलीज के लिए तैयार है। के मेनन अभिनीत स्पाई वेब सीरीज स्पेशल ऑप्स 1.5 द हिम्मत स्टोरी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 12 नवंबर को रिलीज होगी। Amazon प्राइम वीडियो ने अपने बेहद लोकप्रिय शो ब्रीथ इनटू द शैडोज के नए सीजन की घोषणा कर दी है। निर्माता भूषण कुमार अब अमर बुटाला और गरिमा मेहता के साथ मिलकर शाहिद कपूर की मुख्य भूमिका वाली एक्शन फिल्म बुल का निर्माण करेंगे। फिल्म मेकर करण जौहर ने कहा है कि उनकी मल्टी स्टारर फिल्म तख्त अभी बंद नहीं हुई है। करण का कहना है कि वो इस फिल्म को जरूर बनाएंगे। करण जौहर की अपकमिंग फिल्म मीनाक्षी सुंदरेश्वर 5 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। तो एक्सप्रेस न्यूज में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।